हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये इस बुक का कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक का लेक्चर नंबर 46 है। इससे पहले 45 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपके 45 लेक्चर सीरीज में 1, 2, 3 इस तरह से सारे अरेंज हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें हमारा चैप्टर 9 चल रहा था, जो था हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टर्न पर, जो था आपका एसीटो एसिटिक एस्टर। तो एसीटो एसिटिक एस्टर में लास्ट टर्न पर हमने क्या किया, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात की, उसका मैकेनिज्म भी देखा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। तो मैंने आपको कीटो और इनॉल फॉर्म दोनों के बेसिस पे ये बताया था कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 5 पार्ट्स में पढ़ते हैं, जिनमें से एक पार्ट के बारे में हमने लास्ट टर्न पर ही डिस्कस कर लिया था। तो वो क्या था, उसमें आपकी कीटो फॉर्म के बारे में, यानी कि कीटो ग्रुप के बेसिस पर हमने सारी केमिकल रिएक्शंस की थी। कीटो ग्रुप्स के बेसिस पर कैसे, जैसे ये आपका CH3CO CH2 और ये COO C2H5। तो इस ग्रुप के बेसिस पर, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप के बेसिस पर ही हमने क्या की थी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज हम इसमें एक और ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जो आपका OH ग्रुप होता है। ये तो होगी कीटो फॉर्म होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक क्या कर दे, यहां पर इस तरह इस फॉर्म के, ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये इनॉल फॉर्म बन गई। अब हम इस ग्रुप के ये OH ग्रुप है ना, इस ग्रुप के बेसिस पर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारों के बारे में बात करेंगे। अभी ये आया है, फिर अनसैचुरेशन भी आएगा, फिर आपका एस्टर ग्रुप भी आएगा, सारे ग्रुप्स आपके आएंगे, कोई भी ग्रुप छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका बी पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप आप क्या करेंगे, अब स्केच डालेंगे बी पार्ट में, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। कोशिश करेंगे कि आज ये इसकी प्रॉपर्टीज जो हो कंप्लीट हो जाए। रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे जो OH ग्रुप के साथ क्या कर सके, रिएक्ट कर सके, क्या कर सके, OH ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सके। सबसे पहले हम लेने वाले हैं इसमें अमोनिया। अमोनिया देखिएगा किस तरह से रिएक्ट करता है, रिएक्शन विद NH3, अमोनिया NH3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एसिटो एसिटिक एस्टर रखेंगे, कौन सी फॉर्म, कीटो फॉर्म रखेंगे या इनॉल फॉर्म रखेंगे। जब OH ग्रुप है, OH ग्रुप कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनॉल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ पर इनॉल फॉर्म रखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आएगा CH3COH और यहाँ पर आपका आएगा डबल बॉन्ड CHCOO C2H5। ये आ गया आपका एसिटो एसिटिक एस्टर। जब ये क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये आपका बीटा अमीनो डेरिवेटिव बनाएगा, किसका, एसिटो एसिटिक एस्टर का। तो यहां से क्या बनेगा, बीटा अमीनो एसिटो एसिटिक एस्टर बनेगा। यहां पर क्या करेंगे, NH3 ऐड ऑन करेंगे, कैटेलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन बिना कैटेलिस्ट के ही हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आपका OH ग्रुप अमोनिया के एक हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा। किस तरह से, देखिए ये NH3 किस में डिसोसिएट होता है, NH2 में, और H में डिसोसिएट होता है आपका NH3, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से क्या होगा,
NH2 पार्शियल माइनस आता है और H पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। चार्ज भी शो कर लेते हैं हम। बॉन्ड्स दिखा रही हूं मैं, केवल इस वाली रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाऊंगी कि किस तरह से डिसोसिएट होंगे और कौन से आपके कंबाइन होंगे। इससे अदर जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो हम डायरेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप BSc थर्ड ईयर में आ गए हैं। बॉन्ड तो पता ही है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सारे इलेक्ट्रॉन वो ले जाता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका बॉन्ड डिसोसिएट होगा। देखिए डायरेक्शन किधर जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि कार्बन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, यहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते ही हैं क्या होगा, ये वाला OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ जुड़कर H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर रिमूव कर दिया मैंने एरो पर ही। बचा क्या? NH2 पार्शियली नेगेटिव चार्ज जिस पर, ये किससे कंबाइन होएगा? इस कार्बन से कंबाइन होगा जिस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से आएगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? NH2। मर्जी आपकी, कहीं भी जोड़ सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, बॉन्ड बनेगा बस। ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, इस डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हम किसको लेकर कर रहे हैं? केवल और केवल OH ग्रुप को मेन मानकर, इसको एक्टिव मानकर रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये आएगा CH, COO, C2H5। अब देखिए ये कौन सी पोजीशन आ जाएगी? बीटा पोजीशन पर NH2 है। NH2 के लिए क्या आता है? अमीनो आता है, तो बीटा अमीनो एसिटो एसिटिक एस्टर। नेम क्लियर है इसका? नेम लिखेंगे आप, बीटा अमीनो एसिटो एसिटिक एस्टर। रिएक्शन नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। RCOCl लेंगे और फिर उसके साथ रिएक्शन करेंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं RCOCl के साथ। ये आपका क्या कहा जाता है? एसिड डेरिवेटिव होता है ये। रिएक्शन नंबर 2। तो यहां से क्या होगा? RCOCl जो आपका क्या कहा जाता है? एसिड डेरिवेटिव। तो RC≡OCl। तो अब यहां से कौन ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये मुझे आप बताएंगे। ये मुझे क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि यहां पर कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच वाला। एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो आपका बॉन्ड डिसोसिएट होता है वो ब्रेक होता है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड। कौन सा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड। चाहे तो आप इस बात का अंदाजा इस कंपाउंड को ब्रेक करके भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? ये किस में ब्रेक होता है? RCO में ब्रेक होता है, और यहाँ से क्या बनता है? Cl नेगेटिव बनता है। इस तरह से ग्रुप आता है ना, तो यहाँ पर जब आपका Cl नेगेटिव है तो यहाँ से आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, H+ आयन ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होता है? इस तरह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। ये क्लोरीन H के साथ HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और ये RCO ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से OCOR बन जाता है। ये हो गया आपका यहाँ से दूसरी रिएक्शन। नोट करिए। अब इसके बाद एक और रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्शन होगी आपकी एसिड अमाइड के साथ। ठीक है, एसिड अमाइड में क्या होता है? अमाइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या करेंगे? आप करेंगे RNH2 ग्रुप से, RCONH2 ग्रुप से। ठीक है, ये आ गई आपकी रिएक्शन नंबर 3, एसिड अमाइड के साथ रिएक्शन। इसमें भी आपके बॉन्ड्स ठीक इसी तरह से डिसोसिएट होंगे, लेकिन इस बार इसमें कौन रिमूव होगी? इस बार इसमें NH3 रिमूव होगी। ये आ गई आपकी यहाँ से अमोनिया। ठीक है, नेम क्या करेंगे? आप बताएंगे कि ये बीटा डेरिवेटिव किसका बनेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी नेक्स्ट रिएक्शन। अब इसके बाद नोट करिए पहले इस रिएक्शन नंबर 3 को यहाँ पर RNH2 आएगा। एसिड अमाइड है ये। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4 होने वाली है ग्रूव रिएक्शन। ग्रूव रिएक्शन क्या होती है, किसी को पता है? ग्रूव रिएक्शन नेम रिएक्शन है ये। ग्रूव रिएक्शन सेकेंड ईयर में भी थी आपकी, ये केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी बार हमने नेम रिएक्शंस किए हैं, बल्कि आपको सेकेंड ईयर में जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलाई गई थी उसमें तो बहुत सारे कंपाउंड्स हमने प्रिपेयर किए थे और ज़्यादातर के मैकेनिज्म भी देखे थे। ठीक है, याद हो आपको, अगर आप पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ ग्रूव रिएक्शन क्या होती है। ग्रूव रिएक्शन होती है आपकी जिसमें HCl के साथ कंपाउंड रिएक्ट करता है और इसमें कैटलिस्ट भी होता है, और कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट लिया जाता है जो होता है आपका ZnCl2। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन 4 ग्रूव रिएक्शन। इसमें क्या लेंगे? एसिटो एसिटिक एस्टर लेंगे। कौन सा फॉर्म लेंगे हम? एनॉल फॉर्म लेंगे। और इसमें किसके साथ रिएक्शन करेंगे? HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। और एक चीज आप यहाँ पर HBr भी ले सकते हैं। अगर आप HBr लेंगे तो उसमें क्या कैटलिस्ट क्या लिया जाएगा? ZnBr2 लिया जाएगा। ठीक है, ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका यहाँ से ये OH इस H के साथ रिमूव हो जाता है और ये Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा? H2O रिमूव होगा और यहाँ से CH3C, इससे Cl डबल बॉन्ड CH COO C2H5। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कंपाउंड का नेम। बीटा पोजीशन पर कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन के लिए क्या आता है? क्लोरो आता है और एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर? ये हो गई इसकी ग्रूव रिएक्शन। अब इसके बाद है आपकी PCl5 के साथ रिएक्शन। आप जितनी रिएक्शन इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखने की जरूरत है कि आपके OH ग्रुप के साथ कौन कौन और किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें एक्टिव कौन है? फिलहाल OH ग्रुप एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ। नोट करिए इस रिएक्शन को, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन नंबर क्या आएगी? 5 आएगी। PCl5 रिएक्शन करिए PCl5 के साथ। कैटलिस्ट लेने की जरूरत है इसमें? नहीं, यहां पर कैटलिस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जब कोई भी रिएक्शन PCl5 के साथ की जाती है तो उसमें से एक मॉलिक्यूल POCl3 का निकलता ही निकलता है, क्योंकि हमें फास्फोरस की तो जरूरत है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये रिमूव करना पड़ेगा। और इसको हम किस फॉर्म में रिमूव करते हैं? POCl3 की फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो यहां से POCl3 हो गया रिमूव। कितने क्लोरीन बचे? एक क्लोरीन और एक दूसरा क्लोरीन। ऑक्सीजन भी क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन भी भाई ये तो क्या हो गया? ये इसके साथ और 3 क्लोरीन के साथ ये हो गया रिमूव। अब बचा कौन? H बचा है। H को एक और Cl के साथ रिमूव कर दो, HCl की फॉर्म में। HCl की फॉर्म में अब कौन बचा? एक क्लोरीन। भाई इसकी जगह भी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई आएगा, तो वो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपका यहाँ से PCl5 के साथ जो कंपाउंड बनता है वो भी आपका सेम वही कंपाउंड बनता है जो आपकी ग्रूव रिएक्शन के टाइम पर बना था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बी पार्ट को लेकर रिएक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस अनसैचुरेटेड ग्रुप को लेकर भी रिएक्शन करेंगे। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं अनसैचुरेशन को लेकर। रिएक्शंस ड्यू टू अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन कैसे? जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इन डबल बॉन्ड्स के कारण जो रिएक्शंस होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, नोट कर लीजिए, हम इसको रफ कर रहे हैं। फिर सी पार्ट डालेंगे आप इसमें। रिएक्शंस ड्यू टू अनसैचुरेशन। रिएक्शंस ड्यू टू अनसैचुरेशन, सी पार्ट। अनसैचुरेशन सबसे पहली रिएक्शन हम करने वाले हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। इसके अंदर लिखेंगे रिएक्शंस
रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, विद ब्रोमीन वाटर, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन जिसको बोल सकते हैं। चलिए रिएक्शन देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कंपाउंड लिखेंगे, कौन, एसीटो एसिटिक एस्टर लिखेंगे। भाई सारी रिएक्शंस उसी के बेसिस पर तो हम कर रहे हैं। अब देखिए एसीटो एसिटिक एस्टर, तो ये आ गया CH3COH डबल बॉन्ड CH आएगा यहाँ पर, और COC2H5। अब ब्रोमीन वाटर के साथ कर रहे हैं, मतलब हम ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, Br2 का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि H2O के साथ। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन जो होती है किस तरह से होती है। मैं आपको बता दूं, अनसैचुरेशन को लेकर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये किस कारण होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के कारण ये जो एसिटो एसिटिक एस्टर की केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये बिल्कुल एल्कीन्स जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। एल्कीन्स किसके लिए आता है, जिसमें आपके एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता हो। सुना है आपने, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के कारण ये एल्कीन के जैसी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे। तो यहां से क्या होता है, यहां से देखो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका क्या होता है, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनके कारण रिएक्शन होती है। अब देखिए ये बॉन्ड क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, जिस कारण एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाता है और एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपका डाई डेरिवेटिव बनता है। क्या बनता है, डाई डेरिवेटिव। देखिए जब यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल, अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि इस वाले कार्बन का एक H लेकर Br के साथ निकाल दो HBr की फॉर्म में, दूसरा Br वहीं जुड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। आप जानते हैं ना कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में आसान होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा और यहाँ पर आपका बॉन्ड फिजन होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। कैसा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, तो सेम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, सेम पावर के साथ पुल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होगी। ठीक इसी तरह से ब्रोमीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं तो बराबर की साझेदारी होगी, जिसमें से एक ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन इधर जुड़ जाएगा। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, CH3COH, एक Br इस वाले कार्बन पर और एक Br इस वाले कार्बन पर। ये देखिए, अब मैं आपको एक रीजन भी बताऊंगी कि मैंने एक नीचे और एक ऊपर क्यों लिखा है। वैसे तो रीजन आपको भी पता होगा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे जो ये सेम ग्रुप एक साइड आकर ये एक दूसरे को रिपेल ना करने स्टार्ट कर दे। अगर ये रिपेल करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, इसकी आकृति क्या हो जाएगी, विकृति में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका यहाँ से ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। नेम आप मुझे बताएंगे इसका, नेम आप बताएंगे इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बेयर्स रिएजेंट के साथ। बेयर्स रिएजेंट, अब आप ये सोच रहे होंगे बेयर्स रिएजेंट क्या है, कहाँ से आ गया है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट कुछ खास नहीं है, ये KMnO4, हाँ जी पर्पल कलर वाला KMnO4, उसके एल्कलाइन सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है, जो आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। अगर आप लिखना चाहते हैं बेयर्स रिएजेंट को क्या कहते हैं, किस क्या होता है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि एल्कलाइन सॉल्यूशन को, एल्कलाइन सॉल्यूशन किसके, KMnO4 के एल्कलाइन सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे किसका, बेयर्स रिएजेंट के लिए। ठीक है, तो KMnO4 लेंगे जो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। 2 मोल्स लेने पड़ते हैं हमें यहाँ पर, और हम लेंगे
OH और इसके भी हम 2 मोल्स लेते हैं, तो यहाँ से आपका क्या बनता है, यहाँ से बनता है आपका पोटेशियम मैग्नेट बनता है 2K2MnO4 बनता है, जो आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और यहाँ से आपका क्या बनता है, H2O प्लस O बन जाता है यहाँ से आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका बेयर्स रिएजेंट, एल्कलाइन सॉल्यूशन किसका, KMnO4 का। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हम बेयर्स रिएजेंट वाली रिएक्शन करते हैं इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। ऑक्सीडेशन जब होता है तब ये जो पर्पल कलर होता है ये डिसअपियर हो जाता है। ये देखो यहाँ से हमने पर्पल कलर का क्या लिया है, KMnO4 लिया है, और यहाँ से हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो रहा है, कैसा है वो, कलरलेस है। तो इस रिएक्शन के टाइम पर आपका जो रिएक्शन कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, जिस कारण हम इस रिएक्शन को टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम करेंगे। अब देखो जो रिएक्शन होती है इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसके थ्रू करेंगे, हम इन दोनों की हेल्प से करेंगे। इसका हमारे पास, इसके लिए हमारे पास कोई काम नहीं है, तो इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें किसकी जरूरत है, हमें इन H2O की और O की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, हमारा लेंगे वही, कौन लेंगे, एसिटोएसिटिक एस्टर CH3OH। देखो ये वाली रिएक्शन भी बिल्कुल पहले वाली रिएक्शन की तरह होने वाली है। आपके एक ग्रुप इस वाले कार्बन पर आकर जुड़ेगा और एक ग्रुप इस वाले कार्बन पर आकर जुड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लेंगे H2O प्लस O और रिएक्शन कराएंगे आगे। यहाँ से क्या होता है, ये H2O किस में डिसोसिएट होता है, ये आपका H में और OH में डिसोसिएट होता है। और देखिए एक O ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और OH बना लेंगे, जिसमें से एक OH यहाँ जुड़ेगा और एक OH इधर जुड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COH। अब आप मुझे बताएंगे कि ये कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है। कैसा है, हाईली अनस्टेबल है। इतने सारे OH ग्रुप आपके आ गए यहाँ पर, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अपने आप ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टेबल करने के लिए हम इसमें आगे थोड़ी सी रिएक्शन कराएंगे, जिससे आपका एक OH ग्रुप क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। हम ये चीज जानते हैं, जब आपके 2 या ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो आपस में क्या करने स्टार्ट कर देते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिएगा ये वाले जो OH ग्रुप है ये डिसअपियर होंगे यहाँ पर। किस तरह से, देखो जैसे ये वाला OH ग्रुप है, ये वाला OH ग्रुप है, तो हमें यहाँ से एक OH ग्रुप हटाने की जरूरत है। भाई इनकी तो डायरेक्शन अलग अलग है, इनकी तो डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर जुड़ा हुआ है एक नीचे जुड़ा हुआ है, तो ये तो आपस में एक दूसरे के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे। बचा कौन, बचे ये दोनों। हमें इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, किसके साथ हटेगा, अब वहां से तो ऑक्सीजन लेगा नहीं भाई, ये तो आपस में रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये जो कहाँ से ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन लेगा, और कहाँ से लेगा, वो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और आगे H2O की फॉर्म में रिमूव कर देगा। ये आ गया, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पर ये ऑक्सीजन बचा, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O, नीचे लगा दो या ऊपर लगा दो, बात है कि है। तो यहाँ आएगा CH, ये आएगा आपका OH, CO, C2H5। ये बन गया आपका यहाँ से अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटोएसिटिक एस्टर। नोट करिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, हम साइड में हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसमें आगे है, इस टाइप की रिएक्शन तो हो गई है कंप्लीट। अब इसमें आप और ऐड करना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो इसमें आगे हम इसमें बात करेंगे हमारे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को लेकर, इसका डी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो आपका कौन सी फॉर्म में होता है, कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में देखा है आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो उस ग्रुप को लेकर हम जितनी भी रिएक्शंस हैं, ज्यादा रिएक्शन तो नहीं करेंगे, थोड़ी करेंगे, क्योंकि आज हमें ये कंप्लीट करना है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं रह रहा है इसका। फिर इसके बाद ना जब हम इसके पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद हम इसमें कुछ कंपाउंड्स भी बनाएंगे जो एसिटोएसिटिक एस्टर की हेल्प से ही बनेंगे, ठीक है। तो इसका डी पार्ट की तरफ चलेंगे, स्केच डालेंगे आप, रिएक्शंस ड्यू टू एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप,
एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमारी फर्स्ट रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन कराना चाहेंगे। अब देखिए एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप है, सबसे पहले रिएक्शन करा लेते हैं हम इसकी बेस के साथ। NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, ठीक है, रिएक्शन विद बेस। बेस लिखिए आपका एसिटोएसिटिक एस्टर, कौन सी फॉर्म लिखनी है, कीटो फॉर्म लिखोगे। इनॉल CH2 किस में होता है, कीटो में होता है ना, तो कीटो फॉर्म लिखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया आपका CH2 ग्रुप, ठीक है, और ये COO C2H5। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस NaOH ले लो, यहाँ से मर्जी आप लोगों की, KOH लेना चाहें तो KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा और इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में क्या होता है, उसमें हम सिर्फ अनसैचुरेशन को लेकर कर रहे थे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को लेकर नहीं कर रहे थे। उसमें CH ग्रुप हमें लेना ही नहीं था, हमें कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट करना था, कार्बन कार्बन के बीच का करना था, क्योंकि हम उसको लेकर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें कौन है हमारा मेन, ये CH2 मेन है, तो इसको लेकर हम सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, NaOH डिसोसिएट होगा, कैसे होता है, Na पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और OH पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक H+ आयन रिमूव कर देता है। क्यों रिमूव कर देता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जब इससे पहले वाले लेक्चर में, कितना 44 वाले लेक्चर में मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, तो आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की, जिन्हें हमने कैरेक्टरिस्टिक बोला था या नहीं बोला था। तो उसमें हमने क्या लिखाया था, आपको दो चीज़ों के बारे में बताया था कि एक तो ये एसिडिक नेचर रखता है। एसिडिक नेचर क्यों रखेगा, क्योंकि ये H+ आयन डोनेट कर देगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, किसके थ्रू समझाई थी, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू भी समझाई थी आपको ये चीज़, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी समझाई थी। तो यहाँ से ये जो आपका ये मिथाइलिन ग्रुप होता है, H+ आयन डोनेट करता है और अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी को बैलेंस करके रखता है, क्योंकि देखो ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये दोनों क्या करेंगे, इस बेचारे मिथाइलिन के पास से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये क्या करेगा, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बैलेंस रखने के लिए इस ग्रुप को डोनेट कर देगा। जितना पॉसिबल होगा उतने ये ग्रुप डोनेट करेगा और अपने ऊपर चार्ज को बरकरार रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक H+ आयन डोनेट होगा जो आपका OH के साथ H2O की फॉर्म में रिमूव होगा और Na इधर जुड़ेगा। ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया CH और इसके साथ कौन जुड़ा है, Na जुड़ा है, और ये आ गया C डबल O C2H5, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये मोनोसोडियम डेरिवेटिव आ गया, किसका, एसिटोएसिटिक एस्टर का। अब इसके बाद चाहो तो इसमें एक और NaOH मिला सकते हो, प्लस करेंगे NaOH। ये NaOH क्या करेगा, इस बचे हुए H को ले जाएगा Na के साथ, तो क्या रिमूव होगा, Na नहीं H के साथ क्या रिमूव होगा, देखो एक H2O यहाँ रिमूव होगा और एक H2O यहाँ रिमूव होगा और Na इधर बन जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, डाइसोडियम डेरिवेटिव बनेगा एसिटोएसिटिक एस्टर का। ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये Na, ये Na ना मत लिखना इसको, Na सोडियम है ये, C डबल O C2H5, ठीक है। ये होगी आपकी एक और रिएक्शन, नोट करिए फटाफट से। चलिए एक और टाइप की मैं अलग से कुछ डिफरेंट टाइप की रिएक्शन करा रही हूँ, इसमें आपको नोट कर लिया होगा अगर आपने। तो अब हम इसमें आपको रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ कराएं बताओ, इसमें हम एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप लेंगे और उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, ठीक है। तो इसमें बी पार्ट नहीं, सेकंड नंबर पर रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद एल्डिहाइडिक या कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन। इससे क्या होगा, इससे यहां पर ग्रुप चेंज करेंगे, जो आपका आएगा RCHO ले ले, RCHO ले लिया,
कीटोनिक ग्रुप भी ले सकते हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी ले सकते हो, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने पॉसिबल ये मिथाइलिन ग्रुप है, जितने पॉसिबल H+ आयन को डोनेट कर सकता है उतने पॉसिबली करेगा और यहाँ से अपने ऊपर चार्ज को बैलेंस बना कर रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस मिथाइलिन ग्रुप के पास 2 हाइड्रोजन है, ये एक बार में एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो भी रिएक्शन होगी इसमें एक बार में इस H2 को क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव कर देगा H2O की फॉर्म में। यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, जो आपका ये RCH ग्रुप बचा ये वाला इस कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे जुड़ेगा, ये आ गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा है ये C और ये H तो डोनेट कर दी है इसने, तो यहाँ पर आएगा आपका COO C2H5 और ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, CHR के साथ, क्या करेगा, CHR के साथ। और बॉन्ड कैसा बनाएगा, कैसा बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से ग्रुप अटैच होता है। ये देखो कार्बन भी ऐसे अटैच होता है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, इस ऐसे जुड़े होते हैं ये आपस में, ठीक है। तो ये बन गया आपका यहाँ से एक और कंपाउंड, ठीक है। नाम आप बताएंगे क्योंकि इसके नाम बहुत आसान है, बीटा पोजीशन पर है, अल्फा पोजीशन पर है, देखिए कौन सा ग्रुप जुड़ा है वो देखिए, और फिर एसिटोएसिटिक एस्टर तो है ही, तो यहाँ पर नाम आप बताएंगे। तो इसमें हम इतनी ही रिएक्शन आपको कराएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइप्स की रिएक्शन होती नहीं है, तो इसलिए इतनी ही रिएक्शन देखेंगे। आप देखो मैं फटाफट से आपको एस्टर ग्रुप को लेकर भी रिएक्शन करवा देती हूँ। तो अब क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर 5th पार्ट की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू एस्टर ग्रुप। किस कारण, एस्टर ग्रुप के कारण, ठीक है। रिएक्शंस ड्यू टू एस्टर ग्रुप। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसको लिखने के साथ साथ कि इसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। तो वो आप क्लास जो आने वाली क्लासेस होंगी, कुछ 2 से 3 क्लासेस होंगी आपकी, तो वो आप मिस मत करिएगा क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए भी दे दिए जाते हैं। देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको बता दूँ, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ में डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको रिएक्शन दे देंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि आप इसको कंप्लीट कीजिए और प्रोडक्ट बताइए क्या बनता है। तो उनको लेकर उन वाली रिएक्शंस को कवर अप करने के लिए आपको कल जो क्लास होगी आपकी, या कल या जब भी नेक्स्ट टर्न पर होगी, मतलब कल जो आने वाला वर्किंग डे होता है, ठीक है, तो उसके जो क्लासेस होंगे आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू एस्टर ग्रुप। इसमें हम PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन विद PCl5। ये जो अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बिल्कुल सीरियसली लेंगे, मजाक में नहीं सोचना, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। अब ये इसमें क्या करेंगे, एस्टर ग्रुप लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, C2H5 किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये POCl3 नहीं, PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं, अभी बताई मैंने आपको आज ही की क्लास में कि PCl5 है तो POCl3 तो रिमूव होना ही होना है, आपका POCl3 तो रिमूव होना ही होना है। अब देखो इसमें से एक ऑक्सीजन तो इसके साथ चला गया, बचे क्या, क्लोरीन बचे। कितने क्लोरीन बचे, 2 क्लोरीन बचे। अब देखो इनमें से एक क्लोरीन इसके साथ जाता है, ध्यान से देखिएगा, एक क्लोरीन जो होगा इसके साथ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, C2H5Cl निकलेगा। हाँ जी, ये रिएक्शन ऐसी ही होती है, ये एसिटोएसिडिक एस्टर को पूरी तरह से ब्रेक कर देती है क्योंकि ये सारे कंपाउंड आपस में किसके थ्रू लिंकअप हैं, ये आपके एस्टर ग्रुप के कारण एक दूसरे से लिंक्ड है। जब इस ग्रुप पर अटैक होगा तो इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से POCl3 रिमूव हो गया, C2H5Cl रिमूव हो गया और बचा क्या, Cl, वो आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। इसके साथ भी कैसे, इन दोनों ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 ये वाला COCl, ये होती है आपकी रिएक्शन। ये क्या बना है आपका, यहाँ से ये क्या बना है, इसका नाम बताएंगे आप। ये तो आपका POCl3 है,
ये आपका C2H5Cl है। मेन कौन है? मेन ग्रुप है आपका ये होता है आपका प्यूरोवॉयल क्लोराइड। नाम लिख देती हूं मैं, क्या है आपका? क्लोराइड। ये हो गई आपकी रिएक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद क्या है आपकी, इसके बाद हम कुछ कंपाउंड्स क्या करेंगे अगले क्लास में बनाएंगे, जिसको हम सिंथेटिक एप्लीकेशंस बोलेंगे। एसिटोएस्टिक एस्टर से जितने भी टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं, किस तरह से बनेंगे, किस तरह से नई ब्रांच्ड मोनोकार्बोक्सिलिक, ब्रांच कार्बोक्सिलिक ब्रांच हैं, हाइड्रोलाइसिस हैं एसिटोएसिटिक एस्टर के कुछ अलग अलग टाइप से, एल्डी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें कल की क्लास कुल मिला के आपके लिए बहुत मेन होने वाली है, तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइए और सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया। आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक और टाइमिंग के साथ आपको वहां पर भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। इस टॉपिक को आगे इसमें ऐड ऑन कुछ करने के लिए रिएक्शंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।